हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। तो हम 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था परागण, पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तब तो क्या होगा? स्वपरागण। और एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप, लेकिन जाति वही होनी चाहिए, दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तो वो परपरागण। तो एक पादप के परागकणों को ले जाना है दूसरे पादप के पुष्प पर, उसके लिए चाहिए बाह्य साधन, ठीक है, जो परागकणों को पहुंचाने का काम करेंगे, स्थानांतरित करने का काम करेंगे। तो परपरागण की विधियां हम पढ़ रहे थे और पढ़ा था कि परपरागण बाह्य साधनों के द्वारा होता है। और बाह्य साधनों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। अजैविक साधन कौन कौन से थे? वायु और जल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जैविक साधन यानी कि सजीव कौन कौन से हैं जो परपरागण में सहायता करते हैं? कीट, पक्षी और जंतु, ठीक है। तो कीट, पक्षी, जंतु परपरागण में सहायता करते हैं, कैसे करेंगे इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार हम इसका देखते हैं कीट परागण। नाम से ही पता चल रहा है, जब परपरागण कीटों के द्वारा हो, ठीक है, यानी कि कीट पराग कण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाने का क्या करें? कार्य। परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर कीट पहुंचाएं तो इसे कीट परागण कहते हैं। तो कौन कौन से कीट हैं भाई जो परागण में सहायता करते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खियां, तितलियां, ठीक है, और बीटल, टाटिया, ततैया। तो ऐसे कई कीट हैं जो भंवरे, ऐसे कई कीट हैं जो परपरागण में सहायता करते हैं, कीट परागण करते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा 80% परपरागण कौन से कीट के द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा। तो मधुमक्खियां पुष्प पर जाती हैं। क्यों जाती हैं भाई? मकरंद प्राप्त करने के लिए, और एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प पर पहुंचाने का क्या करेंगी? कार्य करेंगी, ठीक। तो जो पुष्प जिनमें कीट परागण होता है, तो कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो कीट परागित पुष्प रंगीन होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, गंध युक्त होने चाहिए और चमकीले। ये सारी विशेषताएं कीट परागित पुष्प में होनी चाहिए। वो रंगीन होने चाहिए, अलग अलग रंग बिरंगे होने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, और उनमें विशेष गंध, खुशबू आनी चाहिए, ताकि कीट, विशेषकर मधुमक्खी, आकर्षित होकर के उस पुष्प पर जाएगी और उसके परागकणों को लेकर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का क्या करेगी? कार्य, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें कि कीट परागण कौन कौन से पादपों में होता है? तो सरसों में होता है, और किस में होता है? सालविया में होता है, ठीक है। और भी कई पादप हैं जिनमें कीट परागण होता है। आर्किड्स पादप हैं, जैसे आक है, इनमें कीट परागण पाया जाता है। अब इनमें से सबसे देखो मोस्ट जो है ना, सालविया में है। सालविया में कीट परागण कैसे होता है?
इस तरह बता देता हूँ मैं, देखना ध्यान से। तो साल्विया पादप का जो पुष्प होता है वो द्विओष्ठी पुष्प होता है, मतलब इस पे 2 ओष्ठ पाए जाते हैं इस प्रकार के। एक ओष्ठ पाया जाएगा नीचे की ओर और इसके यहाँ लगे हुए हैं परागकोश, ठीक है, और साथ में वर्तिकाग्र भी लगी हुई है। अब जैसे ही कीट, कोई भी कीट, जैसे मान लीजिए ये कीट है, ये इस पुष्प पर आकर के बैठेगा, तो जैसे ही बैठेगा, बैठते ही पुष्प हिलेगा, हिलते ही इसके जो परागकोश हैं इसकी पीठ पर टकराएंगे, टकराते ही इस कीट के पंखों पर या शरीर पर परागकण क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दूसरे पुष्प पर पहुंच गया, ये दूसरा पुष्प है साल्विया का, और इस पर ये कीट पहुंच गया, ठीक है। अब इसकी पीठ पर या पंखों पर चिपके हुए हैं इस पुष्प के परागकण, और इस पुष्प का जो अंडप की वर्तिका है वो इसके पंखों को छुएगी। जब जैसे ये बैठेगा तो पुष्प हिलेगा और इसकी वर्तिका अगर इसके पंखों के स्पर्श होगी तो परागकण किसके ऊपर चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कीट परागण। किस में हुआ, ये साल्विया में, ठीक। तो हमने देखा कि कीट परागण कौन कौन से कीटों के द्वारा होता है और जिन पुष्पों में होता है उन पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कौन कौन से पादपों में ये होता है। बात करते हैं नंबर 2, पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा पर परागण होगा, यानी पक्षी एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो पक्षी का आकार जैसे बड़ा होता है तो जिन पुष्पों में ये पुष्प परागण करेंगे उन पुष्पों का भी आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा ही होगा। बड़े पुष्पों में ही पक्षियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, परागण किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन पुष्पों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है उन पुष्पों की भी विशेषता क्या होनी चाहिए, तो पुष्प वो भी कैसे होने चाहिए, रंगीन ही होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, आकर्षक और गंध युक्त होने चाहिए। और मेन बात, मकरंद युक्त होने चाहिए। ये सेम विशेषता जो है इसकी भी होगी, यानी कि इनके पुष्प भी जो है मकरंद युक्त होने चाहिए। इस मकरंद की प्राप्ति हेतु ही कीट पुष्प पर आएंगे। और सेम स्टोरी यहाँ है, पक्षी भी मकरंद प्राप्ति हेतु किसके ऊपर आएंगे, पुष्प पर आएंगे। अब कुछ पादप है जिनके पुष्पों की आकृति कुछ अलग प्रकार की होती है, जैसे नलिकाकार पुष्प। ये नलिकाकार पुष्प जो हैं पाए जाते हैं किसमें, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तंबाकू में। प्याले नुमा पुष्प, प्याले नुमा पुष्प पाया जाता है बोतल ब्रुश में। बोतल ब्रुश पादप का नाम है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, बोतल ब्रुश में। और कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें कुंभाकार पुष्प पाया जाता है। कुंभाकार का मतलब क्या है, कुंभ की यानी गड्ढे जैसी आकृति के। तो एरिकेसी कुल के जो पादप होते हैं, एरिकेसी कुल के पादपों में पुष्प कैसी आकृति के होते हैं, कुंभाकार आकृति के होते हैं। तो नलिकाकार आकृति के पुष्प तंबाकू में, प्याले नुमा आकृति के होते हैं बोतल ब्रुश में,
कुंभाकार यानी गड्ढे जैसी आकृति के होते हैं एरेकेसी कुल के पादपों। अब इनमें पक्षी क्या करेंगे, अपनी चोंच डालेंगे, ठीक है। और जब चोंच अंदर डालेंगे तो वो चोंच के ऊपर पुष्प के पराग कण चिपक जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए डायग्राम के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, नलिकाकार पुष्प है, ठीक। और इसके ऊपर ये पक्षी जिसकी चोंच लंबी होगी, ये अपनी चोंच डालेगा तो इसकी चोंच से इसके पराग कोष टकराएंगे और पराग कोष टकराएंगे तो इसकी चोंच के ऊपर पराग कण चिपक जाएंगे। और जब ये ही पक्षी दूसरे पुष्प पर जाएगा और अपनी चोंच मकरंद प्राप्ति के लिए अंदर डालेगा तो इसकी चोंच पर पहले से ही क्या लगे हुए हैं, पराग कण। वो किससे टकराएंगे, वर्तिकाग्र से, और वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी ने क्या किया, परागण में सहायता की, इस पुष्प के परागकणों को इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया। तो ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो परागण में सहायता करते हैं, तो कुछ पक्षियों के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। गुंजन पक्षी जो पर परागण में क्या करेगा, सहायता करेगा। शक्करखोरा, ये शक्करखोरा नाम का पक्षी होता है जो भी पर परागण में क्या करता है, सहायता करेगा। नेक्टेरिना, ये कुछ पक्षी हैं जो परागण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये पक्षी परागण कौन कौन से पादपों में होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जिन पादपों में पक्षी परागण होता है, ठीक है। तो सेमल में, सेमल पादप में क्या होता है, पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। और किसमें होता है, बालम खीरा, ये पादप का नाम है बालम खीरा, इसमें भी पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा है पलास, क्यों गो तो निशान उरे यो रहो, नीचे यो रहो, दिख रहे हो है फिर कोड़ा मैं समझ तो गो, पर मैं कोई इतना सा खातर कैंट भागू मैं बड़े। फिर यारी का एग्जाम्पल कड़ा तक दिख रहे थे, कौन ये दिख रहे थे, अब वो अलग ही दिख जाएगा। चलो रोक दिया तो रुक जाओ, मैं कड़ा पहुंच गो। अरे यार मैं इसका एग्जाम्पल लगा के रो क्या कट जाता है, वो कट जाओ, वो कटवाना पड़ेगा ना। यो कितना मिनट को यो, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कौन से पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो पक्षी परागित पादपों के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह आप देखते हैं कौन कौन से पादप हैं, ये सेमल, पलास, ठीक है। और इसके अलावा बिगनोनिया, ये वो पादप हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है, ठीक। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसे कि जब पुष्पों में परागण पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं पक्षी परागण।
और जिन पुष्पों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पुष्प रंगीन होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, गंध युक्त होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए, ताकि पक्षी आकर्षित होकर के पुष्प पर आएगा और मकरंद प्राप्ति हेतु अपनी चोंच को अंदर डालेगा। तो जैसे ही चोंच को अंदर डालेगा पुष्प हिलेगा, पुष्प हिलेगा तो इसके परागकोश इसकी चोंच से टकराएंगे और पराग कण इसकी चोंच के ऊपर चिपक जाएंगे। और जैसे ये पक्षी दूसरे पुष्प पर जाएगा मकरंद की प्राप्ति के लिए, तो पराग कणों को उसके वर्ती कागर पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो जिन पुष्पों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है वो पुष्प कुछ विशेष संरचना वाले होते हैं, जैसे नलिकाकार। ये ऐसे पुष्प किस में पाए जाते हैं? तंबाकू में। प्याले नुमा पुष्प की आकृति है, ये किस में पाया जाता है? बोतल ब्रुश में। कुंभाकार किस में पाए जाते हैं? एरिकेसी कुल के पादपों में इस प्रकार की यानी कुंभाकार आकृति के पुष्प पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पक्षी हैं जो परागण में सहायता करते हैं? तो गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, नेक्टेरिना, ये कुछ पक्षी हैं जो पर परागण में या पक्षी परागण में सहायक होते हैं। कौन कौन से पादपों में पक्षी परागण होता है? तो सेमल में होता है, पलाश में होता है पक्षियों के द्वारा परागण, और बिगनोनिया में भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट परागण है चमगादड़ परागण। तो इसका तीसरा टाइप है चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण मतलब यहाँ पर परागण किसके द्वारा होगा? चमगादड़ के द्वारा। अब आपको पता है कि जो चमगादड़ है ये रात्रिचर प्राणी है, रात को घूमने वाला है, रात को भोजन की तलाश में निकलता है। ठीक है, तो ये कौन से पादपों के पुष्पों में परागण करेगा? जो रात को खिलते हैं। तो रात को खिलने वाले पुष्पों में परागण चमगादड़ के द्वारा होगा। अब चमगादड़ पुष्प पर जाएगा क्यों? दो चीज़ों के लिए, या तो कीटों को पकड़ने के लिए। ठीक है, कीट उनका भोजन है तो कीटों हेतु जाएगा, या जाएगा मकरंद प्राप्ति के लिए। ठीक है, मकरंद की प्राप्ति हेतु जाएगा। इन दो रीजन से चमगादड़ जाएगा पुष्प पर, और एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचाने का क्या करेगा? काम करेगा, सहायता करेगा। तो इसे क्या कहेंगे? चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ रात को खिलने वाले पुष्पों में परागण क्रिया करते हैं, तो ये पुष्पों पर कीटों की प्राप्ति के लिए या मकरंद प्राप्ति के लिए जाएंगे और एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्ती कागर पर पहुंचाने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब ये चमगादड़ परागण कौन कौन से पादपों में होता है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कदम्ब। ठीक है, इसके अलावा है गोरख इमली, बालम खीरा। ये पादपों के नाम हैं। कौन से पादपों के नाम हैं? जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। कचनार, तो ये वो पादप हैं जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो हमने देखा कि जैविक साधन जो परागण में सहायक होते हैं, तो इनके आधार पर परपरागण था 3 प्रकार का: कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण। वैसे टोटली कुल अगर बाह्य साधनों के हिसाब से हम बात करें तो पहला तो हमने देखा था वायु परागण, बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण के प्रकार। दूसरा देखा था जल परागण। ठीक है, इस हिसाब से तीसरा हो गया कीट परागण, चौथा हो गया पक्षी परागण,
और पांचवा हो गया चमगादड़ परागण। ये तो हो गया बाह्य साधनों के आधार पर परागण के प्रकार। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ जैविक साधनों के आधार पर, तब ये कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार के। इसके अलावा और कुछ वृक्ष हैं जैसे कि सर्प वृक्ष, ठीक है, और आर्किड पादप। इन पादपों में परागण घोंघे द्वारा भी होता है, ठीक है। तो सर्प वृक्ष और कुछ आर्किड्स पादपों में घोंघे के द्वारा भी जो है परागण होता है। इसके अलावा सेमल में, ठीक है, कौन से पादप की बात करें हम? सेमल और गुलमोहर, इनमें गिलहरी द्वारा भी परागण होता है, ठीक है। तो गिलहरी भी परागण में सहायक हो सकती है, ठीक। अब एक बात और सुनिए, परागण करने में हम भी सहायक हो सकते हैं, मनुष्य भी, जिसे कृत्रिम परागण कह सकते हैं। तो ये कब करवाया जाता है? वैज्ञानिक करवाते हैं, जब संकरण की क्रिया करवाई जाती है। संकरण का मतलब है कि इच्छित लक्षणों को एक ही पादप में डालना, ठीक है। 2 अलग अलग पादप है, दोनों पादपों में 2 अलग अलग अच्छे गुण हैं, और वैज्ञानिक चाहते हैं कि वो लक्षण एक ही पादप में आ जाए, तो दोनों के बीच में क्या करवाएंगे? संकरण। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एक पादप के पराग कणों को एक किसी पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसे दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है कृत्रिम तरीके से। प्याली में इकट्ठा करेंगे, कोई बर्तन में इकट्ठा करेंगे और ले जा करके किसके ऊपर डाल देंगे? वर्तिकाग्र के ऊपर डाल देंगे। तो ये कृत्रिम तरीके से क्या हो गया? परागण। तो परागण में मनुष्य भी सहायक हो सकता है। तो ये हमने देखा परागण, परागण के प्रकार, परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, कौन कौन से बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से जैविक और कौन कौन से अजैविक साधन पर परागण में सहायक होते हैं। तो इसी के साथ ये पर परागण का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।